Hello everyone and welcome to the Exams Made Simple. So as you can see, this is the UPSC Current Affairs revision from 5th to 22nd of February. I'm very sorry, जैसे मैंने कुछ लोग जो करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में उनको पता होगा, मैंने बताया था 2 वीडियोस में कि आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फ्यू डेज, 7-8 days, and because of that reason I was not able to make the videos and all. कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि इंस्टाग्राम में रील मैंने बनाई, तो रील जो मैंने बनाई थी दे वर प्रीवियसली मेड and they were uploaded at regular intervals and all for that reason, but current affairs चूंकि डेली चलता है तो वो आप पहले नहीं बना सकते. तो आई एम वेरी सॉरी, बट टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स जो हमारा मिस हुआ है 2 हफ्तों का. वो पूरा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे. तो इवन इफ यू हैव सीन द वीडियोस, इवन इफ यू हैव जितना भी आप करंट अफेयर्स हुआ है पढ़ा हो, लेकिन फिर भी जो मैं बताऊंगा एक बार देख लीजिएगा. चीजें काफी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करूंगा एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, ठीक है ना. स्टार्ट करते तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट का. तो लेट मी राइट इट डाउन. तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये इजिप्ट में एक जगह है, वैली ऑफ किंग्स बोलते हैं, याद रखिएगा. अभी मैं आपको बताऊंगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वैली ऑफ किंग्स इजिप्ट में. तो वहां पे एंशियंट तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. तो तमिल इज फ्रॉम तमिलनाडु इंडिया, ऑब्वियसली बात है, इंडिया वाला पार्ट है. एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो अलग हो गई, ठीक है ना. तो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, नियरली 30 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसमें से 20 तमिल ब्राह्मी में है एंड कुछ उसमें संस्कृत और प्राकृत में भी है ना. एक उसमें नाम बहुत बार आया है, चिकाई कोरान नाम है, विच हैज अपीयर्ड फॉर द 8 times इस तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंतर्गत. लगभग 1st to 3rd century बी ये सी यानी कॉमन एरा एडी में के हैं ये. एंड इट सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर इंडो रोमन ट्रेड नेटवर्क. तो बेसिकली रोम जो है उसने कंट्रोल किया हुआ था इजिप्ट को 1st to 3rd century में. तो इंडिया और रोम के बीच के ट्रेड के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि किस तरीके से तमिल मर्चेंट्स वहां प्रेजेंट रहे होंगे, है ना. हाउ द तमिल मर्चेंट्स वर प्रेजेंट देयर. तो दीज आर सम ऑफ द फाइंडिंग्स बिकॉज ऑफ द तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड ऑल. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. लेट मी राइट द नेम, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है. तो अगर आप जेम्स प्रिंसेप को नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है, James Prinsep was an English scholar, Orientalist, and antiquary. He was founding editor of the Journal of Asiatic Society of Bengal and is remembered for deciphering the Kharostian Brahmi script of the ancient India. तो खरोस्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने वाले बेसिकली जेम्स प्रिंसेप ही थे. तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप, एंड ही इज आल्सो द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यस, ठीक है. तो ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसिफर करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे. वैली ऑफ किंग्स की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डेजिग्नेट हुई थी 1979 में. लक्सर नाम की जगह, लक्सर, लक्सर इन इजिप्ट, वहां पर ये है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. तमिल ब्राह्मी की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरिएंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट विच इज यूज्ड टू राइट इन तमिल लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द संगम पीरियड एंड ऑल. तो काफी इंपॉर्टेंट ये लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट, ये इंडियन कल्चर को रोमन्स के साथ जोड़ता है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दूसरी जो न्यूज है, अभी हिंदू में कल परसों ही आई थी कि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसको एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लियरेंस दे दिया है. 81,000 करोड़ का है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है ना. ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या क्या बनेगा, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आईसीटीटी जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल. एयरपोर्ट बनेगा, एक पावर प्लांट बनेगा 450 एमवीए का, एंड टाउनशिप बनेगी, टाउनशिप ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एयरपोर्ट एंड पावर प्लांट, ठीक है ना. एनजीटी में प्रकाश श्रीवास्तव बैठे थे जिन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को अलाउ करो, ठीक है ना, इसको अलाउ कर दिया गया है. तो ऑब्वियस सी बात है, कई लोग इसका गलत भी बोलेंगे क्योंकि अब ये क्लियरेंस अभी दे दिया गया है, जबकि कई लोगों ने, कई एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, इन सब ने आवाज उठाई है कि ये निकोबार को खराब ना किया जाए, उसकी जो सैंक्टिटी है उसको खराब ना किया जाए. ऑब्वियस सी बात है, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ग्रेट निकोबार की. इट इज नियर द मलक्का स्ट्रेट विच इज अ क्रिटिकल ग्लोबल शिपिंग चेक पॉइंट, चोक पॉइंट. तो ग्लोबल शिपिंग चोक पॉइंट भी है. एंड इट इज होम टू टू ऑफ द पीवीटीजीज, ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो निकोबार की हम बात कर रहे हैं, शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब. तो बेसिकली शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब जो यहाँ रहती हैं, उनके ऊपर भी एक दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा यहाँ पे नेस्टिंग ग्राउंड है जाइंट लेदर बैक टर्टल का, जाइंट लेदर बैक टर्टल, जो गलाथिया बे वाला रीजन है. तो नाउ लेट मी शो यू दिस मैप ऑफ
निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू द मैप, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, गलाथिया बे वाला रीजन भी दिखा दूं, ठीक है। तो इसमें नहीं है शायद, लेट मी ऐसा मैप निकालता हूँ, गलाथिया बे मैप, ठीक है। गलाथिया बे अगर मैप में दिखाऊंगा तो आ ही जाएगा। ये देखो, दिख रहा है, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे गलाथिया नेशनल पार्क है। तो इधर गलाथिया बे वाला जो रीजन है ना, यही वाला रीजन है आपका, ठीक है ना। तो वहीं पे आपका जाइंट लेदर बैक टर्टल भी आते हैं। तो जाइंट लेदर बैक टर्टल के बारे में आपको बता दूं, देखो लिखा है दे आर लिंक टू कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाँ, कोस्टल अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए न्यूज में है। कॉमन नेम इनका जाइंट लेदर बैक टर्टल है, साइंटिफिक नेम है डर्मोचेलिस कोरिएसिया, डर्मोचेलिस कोरिएसिया इसका नाम है। एंड इट इज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द डर्मोचेलिडे फैमिली। तो डर्मोचेलिडे फैमिली का एकमात्र सर्वाइविंग मेंबर है जाइंट लेदर बैक टर्टल। और ये लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल स्पीशीज है, लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल स्पीशीज। 2 मीटर से ज्यादा हो सकता है, 600 से 700 किलोग्राम तक हो सकता है। लेदरी शेल होती है, 7 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती हैं, एंड दे आर अडेप्टेड फॉर डीप डाइविंग, यानी कि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर से ज्यादा डीप डाइव रह सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इसमें पार्शियल एंडोथर्मी है, यानी कि दे कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन कोल्ड वाटर्स, ठीक है ना। कोल्ड वाटर में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, एंडोथर्मी है। अगला टॉपिक जो न्यूज में था वो था 16th फाइनेंस कमीशन ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, जिसमें ग्रांट्स कही है फॉर द लोकल बॉडीज एंड ऑल। थोड़ा सा इसमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज है वो बता दूं आपको। एक तो शेयर ऑफ जो अर्बन लोकल बॉडीज है टोटल ग्रांट में इंक्रीज किया है, शेयर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज हैज इंक्रीज्ड, रूरल लोकल बॉडी हैज इंक्रीज्ड, है ना। दोनों अर्बन एंड रूरल दोनों के लिए इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280 काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 सालों में। छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन कौन थे, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, एंड अभी लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, दोनों के अगर आप बता सके तो अच्छा रहेगा। अगली न्यूज में आते हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करें तो बांग्लादेश में तारिक रहमान हैज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर, 11th प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के तारिक रहमान। एंड 13th पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है वहां पे, और उनकी पार्टी ने सीट्स जीती हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जापान की भी प्राइम मिनिस्टर न्यूज में थी, सनाए ताकाइची फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, हालांकि दोबारा री इलेक्ट हो गई हैं। बारबाडोस में मिया मॉटली इलेक्टेड हुई हैं फॉर द पीएम फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, बारबाडोस में मिया मॉटली, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। पीएम राहत स्कीम न्यूज में थी, पीएम राहत एक्चुअली रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स के लिए की स्कीम है, फुल फॉर्म में इसका रोड एक्सीडेंट विक्टिमाइजेशन, विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, पीएम राहत लिख लीजिए। पीएम राहत अगर आपसे कोई पूछे तो इट्स अ रोड एक्सीडेंट रिलेटेड स्कीम जो कि रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स के लिए है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट इसका फुल फॉर्म है। बेनिफिट इसमें है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होता है 1.5 लाख रुपए तक का 7 दिनों तक के लिए, है ना। प्रोटोकॉल में ऑब्वियसली बात है, मैंडेटरी स्टेबलाइजेशन है फॉर 24 आवर्स फॉर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग एंड 48 आवर्स फॉर लाइफ थ्रेटनिंग। फंडिंग इसमें हॉस्पिटल्स जो है रिम्बर्स होते हैं वाया द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से इनको रिम्बर्समेंट मिलता है। इसके अलावा व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 न्यूज में था, जहां पे टारगेट लिया गया है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई गोल जो है इनका इंक्रीज करना है मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय कोऑपरेटिव बाय 50% ओवर 5 इयर्स। तो अगले 5 सालों में जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है वो कोऑपरेटिव बढ़ा देंगे बाय 50% ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है ना। और इंडिया ऑब्वियसली बात है, मिल्क के सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है इंडिया। इंडियाज शेयर इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम 1/4 टू 1/3 करना है बाय 2030। अभी 25% के आसपास मिल्क प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है, तो उसको 33% के आसपास पहुंचाना है, यानी कि 1/4 से 1/3 बाय 2030 हमको करना है। इसके अलावा डेयरी सेक्टर में विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है, तो दैट इज अगेन आई थिंक विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक जो न्यूज में था वो था
इकोनॉमी बैंकिंग से आरबीआई डिजिटल पेमेंट पेमेंट इंडेक्स की बात चल रही है। आरबीआई निकालता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसमें बेस ईयर 2018 लिया गया है। 5 पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं। पेमेंट परफॉर्मेंस का सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज होता है 45% का, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आप समझ लीजिए। अगला टॉपिक जो न्यूज में था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये चीज तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रीट्स और इनविट्स दो चीज इंपॉर्टेंट न्यूज में थे। रीट्स और इनविट्स यूपीएससी पूछ सकता है, ये बता दूं। रीट्स का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउ करता है लोगों को इन्वेस्ट करने में इन इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, है ना। वो आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं बाय करना। रियल एस्टेट का मतलब हमको लगता है घर खरीदना, दुकान खरीदना, ऐसा नहीं है। कई बार जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो रीट जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। एक बिल्डर के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स जो है दे पूल द मनी इनटू अ ट्रस्ट, एंड जो ट्रस्ट है वो फिर परचेज एंड मैनेजेस द कंप्लीट कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे कि ऑफिस हो गया, स्पेसेस हो गया, मॉल्स हो गए। इस तरीके के जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसमें फ्री में इन्वेस्ट होता है, और उससे जो रेंट मिलता है फिर उसको उनको इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है एज रेगुलर इनकम, ठीक है ना। दूसरा है इनविट हो गया। इनविट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अभी हमने ऊपर देखा रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में हमने मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ये सब देखे। इनविट क्या हो गया, रियल एस्टेट से हट करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बट ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में खर्चा करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने हाईवे बनाया, कहीं हाईवे बना रहे हो आप कहीं ब्रिज बना रहे हो, तो इस तरीके के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हो, सेम वही चीज है, इन्वेस्टर्स पूल करते हैं मनी को ट्रस्ट में, फिर वो ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो रीट जो हो गया वो रियल एस्टेट में और इन रेंटल इनकम अर्न करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट में, और फिर अर्न करता है यूज बेस्ड, मतलब कि उसका यूज कितना हो रहा है। उस टोल, जैसे टोल हो गया, टोल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टोल रोड हो गई, जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक आपको देख लेते हैं, इन स्पेस के बारे में है। इन स्पेस ने सेलेक्ट किए 3 प्राइवेट स्टार्टअप्स को, जिसमें नाम है एस्ट्रोम, एजिस्टा एंड ध्रुव को, टू बिल्ड सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म फॉर इसरो। सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो सैटेलाइट बस क्या आता है, इट इज द मेन बॉडी ऑफ द सैटेलाइट दैट होल्ड्स द साइंटिफिक पेलोड। तो जैसे आप देखते हैं ना, सैटेलाइट ऐसे चलती रहती है, इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से। तो ये जो मेन चीज है पूरा, जहां पे पूरे पेलोड पेलोड वेलोड रहते हैं, तो ये सैटेलाइट बस कहलाती है। इट इज द मेन पार्ट, मेन बॉडी ऑफ द सैटेलाइट विच होल्ड्स द साइंटिफिक पेलोड, ठीक है। वैसे ये तो मैंने रॉकेट का बता दिया, रॉकेट में नहीं होता सैटेलाइट, सैटेलाइट बस सैटेलाइट में होती है ना, तो ये सैटेलाइट मान के चलना। ये रॉकेट जैसा बनाया जरूर है मैंने, पर ये सैटेलाइट है, ठीक है ना। एंड इन स्पेस क्या है, इंडिया का जो प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज है उसका ऑथराइजेशन और रेगुलेटरी बॉडी इन स्पेस है, जो इसरो के नीचे ही आता है ना। दो इसमें आम, एक इन स्पेस हो गया और एक फॉरेन कंट्रीज के साथ करने के लिए अंतरिक्ष, जो कि कमर्शियल ब्रांच है ना, बेचने के लिए कमर्शियल ब्रांच अंतरिक्ष है। और दूसरी चीज अपनी ये इन स्पेस, जो कि प्राइवेट के साथ कोलैबोरेशन के लिए। एआई डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है वो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में है। काफी आपने सुना होगा हाथ उठाने वाला जो हुआ इसमें। इसमें कुछ लॉन्चेस भी, जैसे शाही या सही, जो भी आप बोलना चाहें, स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, तो एक ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। दूसरा बोध, यानी कि बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, आईआईटी कानपुर प्लस एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसको किया है। बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई, बोध हो गया ये आपका हेल्थ सेक्टर के लिए है, आईआईटी कानपुर। और सही जो है, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एनवीडिया जो है, एनवीडिया के साथ एनपीसीआई, जो एनवीडिया चिप्स आप जानते होंगे, उसके साथ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, दे हैव पार्टनर्ड टू यूज द नीमोट्रॉन ओपन मॉडल टू सिक्योर इंडियाज डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनवीडिया और एनपीसीआई साथ आए। देन भूमि आधार न्यूज में था, जिसको दिल्ली ने लॉन्च किया है। 14 डिजिट का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एलपिन जिसको बोलते हैं, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। तो भूमि आधार, इसको याद रखिएगा, दिल्ली ने किया है।
इसके अलावा ये तो न्यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। एएमसी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हैमर मिसाइल देखो न्यूज़ में थी, तो हैमर मिसाइल थोड़ा देख लेना। बेल प्लस साफरान, साफरान इज अ फ्रेंच कंपनी, तो दोनों ने मिल करके ये किया है, क्या नाम है इसका, हैमर मिसाइल जेवी। बेल प्लस साफरान फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर द हैमर मिसाइल्स इन इंडिया। इंडिया में हैमर मिसाइल्स को ये करेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा आईएनएस कृष्णा न्यूज में था, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप है ये। इट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कैडेट ट्रेनिंग शिप विच इज बिल्ट बाय एल&टी एट कट्टुपल्ली चेन्नई। कट्टुपल्ली चेन्नई में जगह है, कैडेट ट्रेनिंग शिप है, कैडेट को ट्रेन करने के लिए शिप है। पहला इंडिजिनस आईएनएस कृष्णा, ठीक है ना। देन एक टॉपिक न्यूज में था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 लॉन्च किया है, किसने किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको बता दूं एक जर्मन बेस्ड एनजीओ, इट इज अ जर्मन बेस्ड एनजीओ। और इसमें की फाइंडिंग ये थी कि टॉप परफॉर्मर है कि जब सबसे लीस्ट करप्ट कंट्रीज है उसमें डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर आते हैं। एंड सिंगापुर इज द टॉप एशियन कंट्री, जो सबसे अच्छी एशियन कंट्री जो लीस्ट करप्ट है। वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो साउथ सुडान जो है वो लास्ट है, सोमालिया है, वेनेजुएला है, ठीक है ना। साउथ सुडान, सोमालिया एंड वेनेजुएला। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो 91st है, पहले हमारी 96 थी 2024 में। स्कोर हमारा 39 है, ग्लोबल एवरेज 42 है। तो हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट तो हुई है रैंक में, लेकिन इंडिया स्टिल बिलो द ग्लोबल एवरेज, अभी भी हम ग्लोबल एवरेज से नीचे हैं। करप्शन मतलब अभी हमारे यहाँ सिस्टेमिक ज्यादा है। भूटान की रैंक 18 है, बेस्ट साउथ मतलब एशिया की, अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो बेस्ट फिर भूटान हो जाता है, 18वीं रैंक है। पाकिस्तान की 136वीं रैंक है, बांग्लादेश की भी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये आपका जो परसेप्शन इंडेक्स है इसमें 0 मतलब हाईली करप्ट, और स्कोर अगर 100 है तो मतलब वेरी क्लीन। तो इंडिया का स्कोर है 40, इंडिया का स्कोर है 39 और ग्लोबल एवरेज है 42, तो हम एवरेज से कम है मतलब, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखना, एक एडिटोरियल में न्यूज में था सोशल मीडिया एंड अडोलेसेंट। तो रिसेंटली सुसाइड अभी गाजियाबाद में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में काफी चल रहा है। तो थ्री सिस्टर्स गाजियाबाद दे हैव लिंक्ड टू सोशल मीडिया एडिक्शन, कोरियन कल्चर इन्फ्लुएंस हैज, मतलब इस कारण से उन्होंने सुसाइड कर ली है। तो कई लोग इसमें आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जो है कि मतलब सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए किड्स के लिए। तो ऑथर ने कहा कि भैया एज वेरिफिकेशन जो है दैट इज समटाइम्स, हाँ, क्या होता है, एज वेरिफिकेशन टेक्निकली डिफिकल्ट होता है। अगर हम पूरी तरीके से बैन कर देंगे इट विल लीड टू द यूज ऑफ इनक्रिप्टेड और इलीगल प्लेटफॉर्म्स, डार्क वेब में जाने लगेंगे। तो बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि वो पैरेलल रास्ता निकालने और डार्क वेब के थ्रू जाने लगे। इनइक्वालिटी की बात करनी चाहिए तो सोशल मीडिया जो टूल है, इट इज अ टूल फॉर मार्जिनलाइज्ड रूरल यूथ एंड डिसेबल्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि इससे कारण बहुत सारा ऐसा टैलेंट भी निकल के आ रहा है जो मार्जिनलाइज्ड है, रूरल यूथ है, डिसेबल्ड है, तो वो लोग भी अपना टैलेंट निकाल पा रहे हैं। तो इसलिए इसको बैन करना सही नहीं है। देन इसके अलावा इट बैन्स माइट डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द गर्ल्स। अगर हम बैन कर देंगे पूरी तरीके से तो गर्ल्स को बहुत इफेक्ट होगा ये। तो ये भी कई लोगों ने कहा है। तो करना क्या चाहिए, करना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन कर दिया, इंडिया का करना चाहिए रेगुलेशन प्रॉपर करो, ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ केयर ये कहा भैया, रेगुलेशन करो प्रॉपर, ड्यूटी ऑफ केयर करो। एल्गोरिदम की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भैया एडिक्टिव कंटेंट को ना दिखाया जाए। ऐसा ना हो कि एंडलेस स्क्रोलिंग हो जाए, भैया आपका एडिक्शन वाला कंटेंट आता जाएगा तो आप स्क्रोल करते रहोगे। एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करो लोगों को, ताकि उनको डिजिटल डिटॉक्स के बारे में पता चले, ठीक है ना, डिजिटल डिटॉक्स के बारे में पता चले। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 16 फाइनेंस कमीशन के ऊपर हमने हालांकि बात कर ली। अरविंद पानगरिया इसके चेयरमैन है। एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात करें तो 41% ऑफ द डिविजिबल पूल, जैसा 15 फाइनेंस कमीशन में था वैसे ही रखा गया है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सेंटर को लिए बोला है कि 3.5%, स्टेट्स के लिए बोला है 3% बाय 2030-31, ठीक है ना। एंड जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया है उसमें इनकम डिस्टेंस है विच हैज द हाईएस्ट वेटेज, पॉपुलेशन है 2011 के बेसिस पे। इसके अलावा ओपन फॉरेस्ट कवर को इंक्लूड किया गया है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर, ये मैंने आपको बताया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
एंड ग्रांट जो रूरल प्लस अर्बन लोकल बॉडीज को दी जाती है वो इंक्रीज की गई है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 2000 जो 15th फाइनेंस कमीशन थी उससे ज्यादा। एंड इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को फेज आउट कर दिया गया है, विच इज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम 15th फाइनेंस कमीशन। देख लो ये लिखा है डिसकंटिन्यूड क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है, जो रेवेन्यू में कमी होती थी स्टेट्स को, सेंटर स्टेट्स को, वो वाली ग्रांट पहले दी जाती थी वो हटा दी गई है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हैज बीन रिमूव्ड। ये नोट कर लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ग्रांट्स है ये कंटिन्यू करेंगे। यूपीएससी क्या करेगा, आपको कंफ्यूजन करेगा, बोलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट की ग्रांट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट चलती रहेंगी, तो उल्टा है कर दिया ना बेसिकली। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक विद्यांजलि प्रोग्राम न्यूज में था। विद्यांजलि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, 2017 के प्रीलिम्स में आया था आई थिंक। दिव्यांजलि विद्यांजलि इट्स अ स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम जहां पर रिटायर्ड टीचर, एनआरआईज, डिफेंस पर्सनल्स, दे कैन टीच फर्स्ट टू एट्थ, पहली से लेके 8वीं क्लास को पढ़ाने का है ना। दे कैन कंट्रीब्यूट टू द असेट्स टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑल। ठीक है, तो इट्स अ स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम, याद रखिएगा। रिटायर्ड जो टीचर्स होते हैं, एनआरआईज होते हैं, डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, दे कैन टीच एंड ऑल। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज की ईडीसीआईएल, एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, विच इज अ पीएसयू। ठीक है ना। पीएम राहत मैंने बता दी, रोड एक्सीडेंट होलिस्टिक एक्शन फॉर ट्रीटमेंट है ना। एक बार उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पीएम राहत का। ये मैंने आपको बताया था वैसे भी। प्राइम मिनिस्टर्स रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम, एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है ना, देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है, विकास पीडिया में भी आ चुका है। विकास पीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कुछ भी नया ना, तो विकास पीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ठीक है। लखपति दीदी स्कीम की बात करते हैं तो इट हैज इनहांस्ड टू 6 करोड़ वुमेन। पहले 3 करोड़ वुमेन को टारगेट था, अब टारगेट बढ़ा करके 6 करोड़ वुमेन कर दिया गया है। इट इनेबल्स women in self help groups to earn more than 1 लाख पर एनम। 1 लाख से ज्यादा पर ईयर कमाने लगे महिलाएं। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेजेस है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आप सबको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनको, उनके लिए बेसिकली स्कीम है लखपति दीदी। तो 1 लाख पर एनम यानी प्रति वर्ष 1 लाख कमाने लगे महिलाएं, उसके लिए ये स्कीम है बेसिकली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इसको कैसे किया जाएगा, पहले उसको स्किल दी जाएगी महिलाओं को, और स्किल एक बार मिल जाए उसके बाद उनको मार्केट लिंकेज भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। पीएम दक्ष स्कीम भी न्यूज में थी। पीएम दक्ष क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। इट्स बेसिकली अभी तक क्या था कि जो ट्रेनीज थे इसके अंदर, उसमें प्लेसमेंट रेट बहुत कम है। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पीएम पीएम दक्ष स्कीम। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट। प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका मैंने बताया ना कि आपका सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वाली है, तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम है ये। यहाँ पे देखो लिखा है पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना। द योजना, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर मतलब कि 90-10 का रेशियो है, मतलब लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा पैसा देता है। एंड लॉन्च हुई थी 2020-21 में। फोकस ऑफ द प्रोग्राम वुड बी प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी स्किल्स थ्रू गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस, सो दैट ट्रेनिंग कैन रिजल्ट इन फाइंडिंग जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स फॉर द टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप इसमें कौन कौन से, एससीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। डीएनटी सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग द वेस्ट पिकर्स, तो डी नोटिफाइड ट्राइब सफाई कर्मचारीज और वेस्ट पिकर्स भी इसमें। एज क्राइटेरिया 18 से 45 का है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इनकम क्राइटेरिया जो है, एससी सफाई कर्मचारी डीएनटी के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 3 लाख से कम पर एनम होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ट्रेनिंग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो पीएम दक्ष के बेसिकली, लेकिन देखने में आया कि इनका जो रिप्लेसमेंट सॉरी प्लेसमेंट रेट है, जो जॉब मिलने वाला है, वो 50% से कम है। ठीक है। रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड द प्रिविलेज मोशन न्यूज में था, तो ऑब्वियस सी बात है, नोटिस वाज गिवन टू रिमूव द लोकसभा स्पीकर बिकॉज देयर वर एलिगेशंस ऑफ बायस। ठीक है ना।
तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको रिमूव करने के लिए, स्पीकर को रिमूव करने के लिए, इट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो बात लिखी गई है ना लक्ष्मीकांत, जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है ऑल द देन मेंबर्स। स्पीकर को रिमूव करना है अगर, तो ऑल द देन मेंबर्स मतलब उस समय जितने मेंबर्स हों, है ना, मतलब उसमें वैकेंसीज और एब्सेंटीज को हटा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। दिस मेजोरिटी इज नोन एज द इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है ना। तो याद रखना इस टर्म को, इफेक्टिव मेजोरिटी को, एंड ऑल द देन मेंबर्स बोलते हैं। 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। एंड आर्टिकल 96 भी जो कहता है स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सेशन व्हेन देयर रिमूवल इज गोइंग ऑन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वो सेशन को होल्ड नहीं करता है जब उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो। और नॉर्मली वो वोट नहीं करता है, कास्टिंग वोट करता है। बट जब उसके रिमूवल का चल रहा हो तो वो फिर फर्स्ट वोट करता है, कास्टिंग वोट नहीं करता, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यूएस बांग्लादेश की कॉटन डील हुई है। जीरो टैरिफ एंट्री फॉर बांग्लादेश कॉटन इनटू द यूएस। यूएस में बांग्लादेश का जो कॉटन और गारमेंट्स है वो जीरो टैरिफ पे एंटर करेगा। इन रिटर्न बांग्लादेश बाय करेगा यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, कॉटन को और सोए को, है ना। इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे? निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल जो है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है और बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ नहीं लग रहा है। तो ये दैट इज द थिंग कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। किम्बरले प्रोसेस न्यूज में था, तो इंडिया विल चेयर द केपीसीएस इन 2026, है ना। ऑब्वियस सी बात है। किम्बरले प्रोसेस क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स न्यूज में रहते हैं। किम्बरले प्रोसेस थोड़ा सा आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूं मैं, ऐसा ना हो कि नोट्स में कुछ चीजें मिस हो जाए जो एग्जाम में आए आपसे ना बने, इसलिए मैं खोलता हूँ ये सारी चीजें। तो इट इज अ कोलिएशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो किम्बरले प्रोसेस है क्या? कोलिएशन ऑफ गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड डायमंड इंडस्ट्री टू एलिमिनेट द ट्रेड इन सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स होते हैं उनके ट्रेड ना हो सके, उनका ट्रेड रुका जाए, इस कारण से ग्रुपिंग बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं किम्बरले प्रोसेस। तो उसमें गवर्नमेंट भी है, सिविल सोसाइटी भी है और आपकी डायमंड इंडस्ट्री भी है। Conflict diamonds basically are defined by the relevant United Nations Security Council resolution। इनका एक रेजोल्यूशन है 1459 में डिफाइंड है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स एज रफ डायमंड्स यूज्ड बाय रेबल मूवमेंट्स और देयर एलाइज टू फाइनेंस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स वो डायमंड्स होते हैं, दे आर रफ डायमंड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द रेबल मूवमेंट्स। जो रेबेलियंस होते हैं उनके द्वारा यूज किए जाते हैं और वो क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं इन डायमंड्स का यूज करके अपनी लड़ाई को, ठीक है। तो इसलिए उनको बोलते हैं। और किम्बरले प्रोसेस बेसिकली उसी को रोकने के लिए, ट्रेड को रोकने के लिए। तो करेंटली 60 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें 86 कंट्रीज आते हैं, क्योंकि ईयू इसमें सिंगल पार्टिसिपेंट है जो ज्यादा ग्रुप को, कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट मीट्स ट्वाइस अ ईयर, 2 साल में एक, सॉरी ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार मिलता है, ठीक है ना। एंड इट्स अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द ट्रेड ऑफ कन्फ्लिक्ट डायमंड्स। कन्फ्लिक्ट डायमंड के ट्रेड को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। एंड 2003 से इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है 2003 से। और 2026 में इंडिया विल होल्ड द चेयर ऑफ केपीसीएस, है ना, किम्बरले प्रोसेस का। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एआईएफ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसका डिटेल आपको देता हूँ। एग्री, ठीक है। इसलिए वही मैंने जैसे बताया ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम भी है। तो ये पीआईबी, किस पीआईबी में देखो लिखा है, ऑब्वियस सी बात है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता क्या है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। उसको बनाना है। तो इसमें ऑब्वियस बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस चीज का होगा, क्या क्या चीजें होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? तो जैसे देखो लिखा है स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्रॉप प्रिजर्वेशन की, क्रॉप रोकने के लिए, है ना। तो इन सब के ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो विच इज देयर फॉर रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट, तो वो सारे हैं इसमें। देखो पीएम कुसुम जैसी योजना है, पीएम कुसुम और एआईएफ को जोड़ा जा रहा है।
पीएम कुसुम के अंतर्गत क्या कर रहे थे, जैसे इन्होंने मोटर लगाने की बात की थी कि अभी आप खुद खेतों में मोटर लगाएंगे और ये सारी चीजें, तो ये कुसुम योजना के अंदर था, है ना। तो ये है एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करनी है, जिसमें आपको फूड प्रोसेसिंग डेवलप करनी है, प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, है ना, तो ग्रेन्स की। तो ये सारी चीजें जो है वो एआईएफ के अंदर होती है। तो इसका एक्सपेंशन करना है, टारगेट बढ़ा दिया गया है, पहले 1 लाख करोड़ था, अब 2 लाख करोड़ कर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को। और दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट, इंडिया का एनर्जी मिक्स, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें बताया कि इंडिया कितनी एनर्जी क्या कर रहा है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2026 जनवरी तक 520 गीगावाट है, 520 गीगावाट है अपनी। एंड 75% ऑफ द न्यू कैपेसिटी एडेड इन 2025-26 वाज रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी ही थी मेनली 75%, जो हमने 2025-26 में जोड़ी है नई कैपेसिटी, वो उसमें से 75% रिन्यूएबल था। एंड न्यूक्लियर एनर्जी जो है दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हमने टारगेट ऑलरेडी बताया बनाया ना, कि हमको 3 जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चाहिए, कब तक चाहिए, बाय 2033, 2033 तक, है ना। तो ये कुछ हमने टारगेट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं जो हम चाहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सर्वम एज, अब सर्वम क्या है, तो इंडिया का खुद का ओन एआई मॉडल एलएलएम है, विच इज डिजाइन टू वर्क ऑन डिवाइस ऑफलाइन ऑल्सो विदाउट नीडिंग द क्लाउड। तो ये चल रहा है सर्वम एज का। सर्वम एज याद रखिएगा, इंडिया का खुद का एआई मॉडल है ये। ठीक है। देन बायो बैंक फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ये एलएसडी की एक बायो बैंक जो है स्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जो है बेसिकली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं, वेयर द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम यानी सेल के जो वेस्ट डिस्पोजल सैक्स हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं लाइसोसोम को कोई लोग, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है ये। इट लैक्स द एंजाइम टू ब्रेक डाउन द फैट्स एंड शुगर्स। तो इसमें क्या होता है, फिर टॉक्सिक बिल्डअप होने लगता है। एलएसडी में लाइसोसोम सही से काम नहीं करता, कुल मिला के लाइसोसोम सही से काम नहीं करता। लाइसोसोम का मेन काम क्या है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल करना, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं इनको। एंड बायो बैंक जो है कहाँ स्टेब्लिश किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। बेसिकली बायो बैंक करेगा क्या, इट विल एड द रिसर्च, है ना। प्राइवेट फार्मा इग्नोर करता है जो चीज, वो चीज ये नहीं करेगा, करेंगे, है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा एक टॉपिक एथिक्स इंटीग्रिटी का था। अभी आपको पता है कि जनरल नरवाने की किताब बहुत ज्यादा न्यूज में थी, है ना, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला ये सब को लेकर के। तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। तो सेक्शन 5 है ओएसए का। ओएसए क्या होता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होता है ओएसए का। बेसिकली काफी लोग इसको सेक्शन 5 को ड्रैकोनियन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सेक्शन 5 ये बोलता है कि भैया रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो कुछ भी अपने मेमोयर्स पब्लिश नहीं कर सकते विदाउट द क्लियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट क्लियरेंस से पहले कोई भी मेमोयर जो है वो पब्लिश नहीं किया जा सकता। तो कई लोग बोलते हैं भाई काफी ड्रैकोनियन है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, जॉब में जब तक तब तक ठीक है, लेकिन जॉब से हट गए उसके बाद कहेगा, फिर आप क्यों कर रहे हो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब एक और टॉपिक न्यूज में था, क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लोरा फोना पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूल्स आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो शायद आपने ना पढ़े हो अभी तक। तो यहाँ पे देखो, एक क्लाइमेट चेंज के कारण इंसेक्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में। इंसेक्ट्स आर बिकमिंग लाइटर इन कलर। नदर्न हेमिस्फीयर में इंसेक्ट्स जो है लाइटर कलर के हैं। एंड लाइटर कलर बेसिकली दे रिफ्लेक्ट हीट, है ना, प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग। तो इंसेक्ट्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर आर बिकमिंग मोर लाइटर। एंड बर्ड्स की हम बात करें तो दे आर बिकमिंग डार्कर एंड ब्राउन, है ना। कहाँ पे बन, और ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे टाउनी आउल है, दे आर बिकमिंग डार्कर। The gray variant which are declining as snow cover reduces। तो स्नो कवर चूंकि कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इनका ग्रे वेरिएंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है, बिकमिंग डार्कर। अब इसमें 2 रूल हैं, ग्लॉगर्स रूल एंड बोगर्ट्स रूल। तो यहाँ पे दोनों रूल मैं आपको बता दूं, ग्लोगर्स रूल एंड बोगर्ट्स रूल। तो ग्लोगर्स रूल क्या बोलता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे टेंड टू बी डार्कर इन ह्यूमिड वार्म रीजन्स। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं दे आर डार्कर इन ह्यूमिड और वार्म रीजन्स ड्यू टू हायर मेलेनिन रेजिस्टिंग बैक्टीरिया रेजिस्टिंग डिग्रेडेशन। ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है, ड्यू टू हायर मेलेनिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे आर डार्कर इन द ह्यूमिड और वार्म रीजन, ग्लोगर्स रूल बोलता है। और बोगर्ट्स रूल कहता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो इंसेक्ट रेप्टाइल्स है दे आर डार्कर इन द कोल्ड रीजन्स, बेसिकली डार्कर टू अब्सॉर्ब मोर हीट, है ना, ऑब्वियस सी बात है।
तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इकोलॉजिकल चेंजेस जो न्यूज में थे वो था आर्कटिक ग्रीनिंग। आर्कटिक रीजन जो टुंड्रा रीजन है जिसको पर्मा फ्रॉस्ट होना चाहिए, वहां पे ग्रीन कवर बढ़ता जा रहा है। लगभग 48% ऑफ आर्कटिक ग्रीन कवर दिखने लगा है, जो कि ज्यादा है। इतना ग्रीन कवर दिखने का रीजन है कि वहां पे श्रब्स और मॉसेस ज्यादा ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू वार्मिंग एंड ऑल। ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग ऑब्वियस सी बात है गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप में हो रही है ड्यू टू हीट स्ट्रेस। ये भी आपने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज में रहता ही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमको देखने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ऐसा। डीजीपी अपॉइंटमेंट को लेकर के न्यूज चली, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया टू इन्फोर्स द गाइडलाइंस ऑन अपॉइंटिंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्रिटिसाइजिंग स्टेट फॉर यूजिंग एक्टिंग डीजीपीज टू बाईपास रूल, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो हमने गाइडलाइंस दी थी उनको इन्फोर्स करो। आर्टिकल 142 को यूज करते उन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि स्टेट्स जो है वो मिसयूज कर रहे हैं एक्टिंग डीजीपीस के नाम पे। तो अब क्या इशू चल रहा है, देखो, स्टेट्स ऑफन अपॉइंट एक्टिंग डीजीपीस टू अवॉइड द यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिटेन द पॉलिटिकल कंट्रोल। तो यूपीएससी से सिलेक्शन प्रोसेस ना कराई जाए इसके कारण एक्टिंग डीजीपीस बना देते हैं स्टेट्स, है ना। और ये बेसिकली अवॉइड करता है यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कंट्रोल फिर से उनके पास रहता है। जैसे 2017 से आज तक कोई डीजीपी रेगुलर आया नहीं तेलंगाना में, तो ये भी था। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है प्रकाश सिंह केस, याद रखिएगा, ये लिख लो, प्रकाश सिंह केस है। प्रकाश सिंह केस ऑफ 2006, बहुत फेमस केस है ये, डीजीपी के उसके लिए ही था। इसमें उन्होंने कहा था प्रोसेस होने चाहिए, यूपीसी शॉर्टलिस्ट करेगा 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट वन ऑफ देम, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर एक उनमें से अपॉइंट करेगा। डीजीपी का फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए 2 साल का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सुपर, मतलब कि रिटायरमेंट की कोई भी डेट हो इसके हट करके आपको 2 साल का देना ही देना चाहिए। एंड गोल इज टू इंक्लूड इंसुलेट द पुलिस फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये बेसिकली चीजें हैं, आपको याद रखना है। आर्टिकल 142 क्या है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई दे कैन पास एनी डिक्री और ऑर्डर, दे कैन पास एनी डिक्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए अगर कोई भी डिग्री या लॉ या ऑर्डर पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, कोई भी मैटर इनके सामने पेंडिंग हो उसके मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए लॉ या डिग्री पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये इनकी लॉ मेकिंग पावर ऐसे है नहीं, ऐसा नहीं कि ये लॉ मेकिंग पावर आप बना लो इसको, ये रेयर ही यूज की जाती है। ऐसा नहीं कि रेगुलर, ठीक है, पार्लियामेंट काम नहीं करे तो चलो हम ही लॉ बनाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं। फिर वो वही है कि वो एक दूसरे का सेपरेशन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट नहीं रह जाएगा। कुछ नए सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए रूल आए हैं, रेजिग्नेशन फॉर रीअटेम्प्ट देना है अगर आपको तो आपको करना पड़ेगा। देखो लिखा है आईएएस आईएफएस दे आर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड, अभी तक तो थे ही कि दे कैन नॉट रीअटेम्प्ट टू चेंज द कार्ड एंड ऑल। आईपीएस एंड ग्रुप ए सर्विसेज में भी रिस्ट्रिक्शन ला दिया गया है, ऑफिसर मस्ट रिजाइन फ्रॉम देयर करंट सर्विस टू अपीयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अगेन। एंड एग्जामिनेशन है कि वन टाइम रिलैक्सेशन लीव जरूर दी जाएगी, उसके बाद नहीं, फ्यूचर अटेम्प्ट विल रिक्वायर क्विटिंग द जॉब फर्स्ट, पहले आप छोड़ो उसके बाद। तो ये अच्छी चीज़ है ताकि सीट ब्लॉक ना की जाए, ये सारी चीज़ें हैं मेनली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इट रिलीज्ड अ न्यू सीरीज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से महंगाई निकालते हैं। तो बेस ईयर इस बार 24 है, अर्लियर जो बेस ईयर था 2012 था, 11-12 जिसको हम बोलते हैं 12, तो 12 बेस ईयर था उसको हटा करके 24 कर दिया गया है। एंड इट हैज शिफ्टेड ड्रामेटिकली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बेस ईयर आपने शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है। की चेंजेस और क्या किए कि फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज रिड्यूस किया है, पहले 46% हुआ करता था उसको 36% कर दिया गया है ना। इसमें एक एंजल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एज इनकम राइजेस द परसेंटेज स्पेंट ऑन फूड इज ड्रॉप, है ना। जैसे जैसे इनकम राइज होती है तो जो परसेंटेज फूड पे खर्च होने वाला रहता है वो घटने लगता है, इसको एंजल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजल्स लॉ, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है भैया, एंजल्स लॉ। हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट का वेटेज इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली, एंड रिक्रिएशन इज ऑलरेडी वेरी लो, है ना। इंडियंस बहुत ज्यादा हॉबीज इन सब में वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो फूड बेवरेज का हमने कम किया है वेटेज, और हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट का बेवरेज हमने बेवरेज बोल रहा हूँ, वेटेज हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनएसओ भी याद रखना,
एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारे इंडिया में होती है 4 ± 2% की होती है, ठीक है ना। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बेसिकली यही सीपीआई का यूज करती है, सीपीआई हेडलाइन का। हेडलाइन और कोर में भी अंतर आपको पता होगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें टोटल इन्फ्लेशन फूड और फ्यूल को इंक्लूडेड, फूड प्लस फ्यूल का इंक्लूड करके जब आप इन्फ्लेशन निकालते हो तो वो हेडलाइन है, और कोर में आप फिर फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हो, हटा देते हो, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज नहीं लग रही है जिसको हम डिस्कस करें। हाँ, यहाँ कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेते हैं। तो गिफ्ट सिटी उदय कोटक को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी। राशिद खान हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 700 टी20 विकेट, 700 टी20 विकेट्स लेने वाले राशिद खान। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स न्यूज में था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंडिया की एक पार्ट में रैंकिंग लिखी हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता कौन है, वाइपो निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, ये देख लेते हैं अपन एक बार। वाइपो में ही है। इंडियाज रैंकिंग, इंडिया के ये देखो, ये देखो सारे अलग अलग पॉइंटर्स पे हैं, हालांकि टोटल रैंकिंग नहीं लिखी है, पॉइंटर्स पे रैंकिंग लिखी गई है। इंडिया रैंक 38 इन द वाइपो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइट्स में आ गया है। ये 2025 की रैंकिंग है यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो यही तो लिखा हुआ है। छोड़ देना, अभी रैंकिंग मत याद रखना, जो मैंने बताया उतना ही पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। कौन निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। देन बैसिलस सबटिलिस, याद रखिएगा, बैसिलस BACILLUS, बैसिलस सबटिलिस, टिलिस, याद रखिएगा। इट हैज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला। स्टेट माइक्रोब ऑफ केरला डिक्लेयर किया है केरला ने बैसिलस सबटिलिस को, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन अर्थ शॉट प्राइज 2026, अर्थ शॉट प्राइज, इट विल बी होस्टेड इन मुंबई एंड इट वाज फाउंडेड बाय प्रिंस विलियम, ठीक है ना। अर्थ शॉट प्राइज 2026 विल बी होस्टेड इन मुंबई, एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। तो ये सारे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं ये वो हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली फ्रॉम द डेट्स ऑफ 6 टू 22 आई होप आपको थोड़ा बहुत अच्छा कुछ नया सीखने को मिला होगा। नहीं सीखने को मिला तो आई एम वेरी सॉरी, सीखने को मिला तो अच्छी बात है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।